हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से शाम का क्लास बंद था, पर आज आपके लिए शाम का क्लास लाया गया है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अभी तक जो हम लोग लाइव में क्लास करते थे उसमें कुछ ऐसा बहुत मेहनत करने का जरूरत नहीं होता था, पर कुछ चीजों से थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को यानी कि हम लोग साथ में एक अच्छे लेवल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, एक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अगर ऑनलाइन प्रोग्राम देखिएगा और उसमें अगर खासकर स्मार्ट बोर्ड का यूज हो रहा होगा तो दैट यूज इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, और पता नहीं वहां हजारों बच्चे देखते भी हैं, अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर देखते कैसे हैं? तो कौन है वो हजारों बच्चे? जरूर कोई ना कोई आपके कंपटीटर हैं जिनका की ब्रेन का, जिनका की सोचने का लेवल आपसे थोड़ा बेहतर जरूर है, क्योंकि वो आप जैसे स्टाइल वाले के साथ नहीं है। तो आप अगर कभी भी बाहर जाएं, आप कोटा जाएं, तो आप वहां गौर कीजिएगा कि वहां जो है ना लैंग्वेज लिखाने का कार्यक्रम नहीं होता है, नहीं होता है। पर ये बातें बार बार मैं बोलता हूं, इससे बहुत निगेटिव ही इंपैक्ट होता है। मैं लैंग्वेज या थ्योरी के कभी अपोजिट नहीं हूं, पर मेरा हमेशा से मानना है कि आपको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में मैं कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश किया हूं, कुछ इनोवेटिव, जिससे कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे किया जा सकता है या कम समय में रिवीजन कैसे किया जा सकता है। ये गारंटी लेता हूं कि अगर जो भी बच्चे एक बार वेव ऑप्टिक्स कहीं भी कैसे भी पढ़े होंगे, ठीक है, वो इस एक क्लास के बाद, इस एक सवा घंटे, जितने भी एक घंटे के क्लास के बाद वो पूरी तरह से चीजों को समझ जाएंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कुछ चीज अगर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो आपका है विजन। वो आपका, अगर आप किसी टॉपिक का नाम सुनते हैं, टॉपिक के बारे में सुनते हैं, और अगर उसके पीछे आपका एक करेक्ट फिगर नहीं ड्रॉ होता है आपके मन में, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप उसको नहीं समझे। और वो फिगर भी करेक्ट होना चाहिए, वो फिगर भी क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। तो इसी सोच को लेकर के, इसी सीखने के तजुर्बे को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आई होप आप इसको पसंद करेंगे, और अगर आप इसको प्रोमोट करते हैं तो मैं आगे भी इसी तरह एक एक चैप्टर का कंप्लीट क्लास लेके आऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अधिक फायदा होगा। तो बच्चों चलिए, तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ लाइट। और देखिए कितना आसानी से आपको मैं समझाते जाता हूं। स्टार्ट होती है कहानी यूक्लिड से। देयर इज नो नीड ऑफ, किस ईयर में हुआ था नहीं हुआ था ये आपको समझना है, ये बहुत पहले 300 बीसी की बात है। यूक्लिड एक बहुत बड़े ज्योमेट्री के ज्ञाता थे। उन्होंने लाइट को रे के जैसा माना, उन्होंने लाइट को रे के जैसा माना, ज्योमेट्री के किरण के जैसा। ज्योमेट्री में पहली बार किरण का उपयोग किया गया था, और उसी किरण को प्रकाश का किरण माना। ठीक है, उसके बाद आए स्नेल साहब। ठीक है, और आप गौर भी किए होंगे कि पूरे रे ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप किरण के बारे में बात करते हैं। बात समझ गए? वो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, परावर्तन का नियम, ये भी यूक्लिड साहब के ही द्वारा सोचा गया है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। उसके बाद आए स्नेल साहब ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के नियम के बारे में बताया। उसके बाद डेस्कार्टेस साहब आए। इन दोनों ने प्रकाश के, जो भी प्रकाश की स्थिति थी उसको देखा, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। डेस्कार्टेस साहब ने प्रकाश के प्रकृति के बारे में बात की, प्रकाश के नेचर, लाइट के नेचर के बारे में बात करी, और उनके हिसाब से लाइट कॉर्पस्कुलर नेचर का था। किसका नेचर था? कॉर्पस्कुलर, यानी कि कणिका, छोटी छोटी कणिका। ठीक है, और वह कणिका जिसपे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता, ये सब चीज आप नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो कणिका माना था, आप जानते हैं कि कोई भी चीज है, ये अगर कोई वस्तु है तो इस पे तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा, उस कणिका पे उन्होंने फोर्स नहीं माना,
और उस कणिका को उन्होंने काइनेटिक एनर्जी दिया। काइनेटिक एनर्जी दिया इसका मतलब मास माना पर फोर्स नहीं माना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक और काम किया कि स्नेल जो लॉ दिए थे उसका प्रूफ किया। उसके बाद न्यूटन साहब आए। ध्यान से सुनते जाइए, पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। न्यूटन साहब ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया, कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1675 अराउंड में, ठीक है। और उसके बाद आए हाइगन साहब। हाइगन साहब ने पहली बार ये लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि लाइट वेव फॉर्म में है। वैसे सच पूछिए तो इससे पहले भी एक या दो वैज्ञानिक ने ट्राई किया था, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद थॉमस यंग साहब, ए छूट गया है, थॉमस यंग साहब ने वेव थ्योरी इसका प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा। उसके बाद फ्रेजनल साहब ने भी यही माना, इन्होंने भी माना वेव और इन्होंने प्रूफ किया। इन्होंने भी माना वेव, लेकिन ट्रांसवर्स नेचर का माना। क्या माना? ट्रांसवर्स नेचर। और ट्रांसवर्स नेचर कैसा होता है कि वेव ऐसे जा रहा हो और पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स। और इन लोगों ने जो माना था, इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल माना था। उसके बाद आए मैक्सवेल साहब ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। उसके बाद आए आइंस्टीन प्लस मैक्स प्लांक, ये दोनों मिला के क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया गया है असल में। मैक्स प्लांक का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आइंस्टीन साहब का, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसके हिसाब से लाइट एनर्जी का बंडल है। और उसके बाद डी ब्रोगली साहब ने बताया कि लाइट में वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर? तो ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, गौर से देखते जाइए। डेस्कार्टेस साहब ने कॉर्पस्कुलर माना था, कॉर्पस्कल्स कणिका। न्यूटन साहब ने भी कणिका माना था। देखिए सब ने जो माना उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या? हाइगन साहब ने माना मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का यानी अनुदैर्घ्य, ऐसे पार्टिकल ऐसे करेगा, वेव भी उधर जाएगा। दो चीज होता है, पार्टिकल ऐसे करना, वेव उधर जाना, पार्टिकल ऐसे करना, वेव इधर जाना, ठीक है। और किसके जैसा माना था? लाइक साउंड, किसके जैसा? साउंड के जैसा। इन्होंने जो सोचा था वो किसके जैसा सोचा था? एग्जैक्टली साउंड के जैसा। यंग साहब ने उन्हीं के बात को प्रूफ कर दिया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से। फ्रेजनल साहब ने थोड़ा सा बदलाव, इन्होंने भी वेव माना, लेकिन इन्होंने ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव माना। ट्रांसवर्स माना, लेकिन साथ में ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव माना। क्या माना? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल। इन्होंने भी ट्रांसवर्स माना, लेकिन ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव माना। और मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होता है, लेकिन वो मैकेनिकल नहीं होता है। देखिए सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा ना तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इन्होंने मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, इन्होंने मैकेनिकल ट्रांसवर्स, इन्होंने नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स। और आइंस्टीन साहब ने माना फोटोन, और डी ब्रोगली साहब ने माना वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या था? कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट लाइट। देखिए तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको रटना है, लेकिन हाँ इस तरह का कंपैरिजन आप लिख सकते हैं, बाद में समझ सकते हैं कि तीनों या चारों, देखिए न्यूटन का, हाइगन का, मैक्सवेल का, आइंस्टीन का, डी ब्रोगली का, सबका कंपैरिजन दिया हुआ है कि कौन क्या क्या सोचा था, ठीक है। जो सब हम बताए वही सब चीज यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर? थोड़ा एक्सप्लेन्ड वे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए कितना अच्छा, सारा पिक्चर से आपको क्लियर करते जाएंगे। अगर आपको पसंद आएगा, देखिए ये तभी काम आएगा जब आपका एक बार एटलीस्ट पढ़ा हुआ है, या अगर आप इसको देख करके थोड़ा आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है तो जाके आप फिर से उसको पढ़ें। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे सोच नहीं रहे हैं क्या हो रहा है, गलत क्या है, सही क्या है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी,
ठीक है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब देखिए न्यूटन साहब के हिसाब से कितना सुंदर से बात है कि न्यूटन साहब ने माना बॉल जैसा, इसको एक बॉल आया, टकराया, ऐसे करके चला गया, रिफ्लेक्टेड, वॉल से जैसे टकराता है। ये देखिए, ये आया, ये चला गया। ये नॉर्मल के साथ जो कोण बनेगा, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, ये इसको कहे आई और इसको कहे आर। ठीक है, बॉल आता है, टकराता है, चला जाता है। ये कौन सोचे? न्यूटन साहब ने सोचा। ये किसने सोचा? न्यूटन साहब ने। यहां भी गौर से देखिए, बॉल जैसा आता है और ऐसे मुड़ जाता है। अब ये मुड़ा भी क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने सोचा कि इसको पकड़ के ना, इस बॉल को, ये वाला जो लिक्विड है या जो भी है, ये पकड़ के इसको खींच रहा है। ये पकड़ के इसको क्या कर रहा है? ये पकड़ के इसको खींच रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है। तो खींचने के चलते मुड़ गया। दैट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। उन्होंने जो दिया, उन्होंने रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन दिया। जैसे ये देखिए, ये क्या है? लाइट। उनके हिसाब से अगर कोई कैंडल से या किसी चीज से लाइट निकलता है तो इसी तरह कणिका 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 कॉर्पस्कल निकलते जाता है। ये सब किसने सोचा? न्यूटन साहब ने सोचा। अगर आप इसको या इस फिगर को भी खाली याद रखते हैं, ठीक है, और अपने आप लिखने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। जस्ट एक बार मेरी बात मान के तो देखो, एक बार मेरी बात मान के तो देखो, अपने मन से 2-4 लाइन 10 लाइन कुछ लिखने की कोशिश करो ना। बचपन में भी घोड़ा गधा गैया पे लेख आप अपने मन से लिखते थे कि टीचर रटाता था। हाँ? सोचो क्या आप नहीं लिख सकते हो? क्या होगा? गलत होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गलतियों से डरो मत, काम करो। अब देखिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब यही एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी हम पढ़ते हैं, मेन फीचर्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कुछ बहुत बड़ा बात नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ। आई होप दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा होगा पर कोई बात नहीं है। हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, आप एकदम से जो सब बात है वहां लिखा हुआ वही लिखा हुआ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल वेटलेस एंड इलास्टिक पार्टिकल। दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉर्पस्कुलर। वेटलेस का मतलब क्या हुआ? देखिए मासलेस और वेटलेस में अंतर है। देखिए ध्यान से, मासलेस और वेटलेस में अंतर है। मासलेस मतलब क्या हुआ? उसका कोई मास नहीं, द्रव्यमान नहीं। वेटलेस का मतलब जी नहीं लग रहा है। अंतरिक्ष में आप कलम को भी छोड़ दीजिएगा ना तो ये वेटलेस हो जाता। इसका ये मतलब नहीं है कि मासलेस। बहुत बच्चे, तरह तरह के बच्चे होते हैं, कंफ्यूज करते हैं। वो वेटलेस पढ़ लेते हैं, हमको आके कहते हैं कि सर मास नहीं है। वेट नहीं है इसका मतलब मास नहीं है, ऐसा नहीं है। वेट नहीं है कहने का मतलब उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं कि छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि पकड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आप कभी जिंदगी में फिर मौका नहीं मिलेगा वेव ऑप्टिक्स समझने का। जो मौका है इसको समझ लो। और हम अभी क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि अब बहुत जल्दी वेव ऑप्टिक्स का जो नया वाला पार्ट है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आपका यहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम आपको उसमें उल्लू बना सकते हैं। और वो बहुत ही समझाने वाला चीज है। उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि हम चाहें तो आपको उल्लू बना के निकल सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो आपको डीपली, और आप इतने छोटे हैं ना कि आपको सच में पता नहीं चलता है कि कब एक्चुअल समझाया गया और कब उल्लू बनाया गया। और हर टीचर आपके सामने जो भी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक को पूरी तरह से डीपली एक्सप्लेन करने से थोड़ा सा भागते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर डीपली एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है बच्चा भाग जाए। ये बात समझिए, तो पूरी तरह तैयार कर लीजिए। तो ये वेटलेस है, मासलेस नहीं है, इलास्टिक पार्टिकल है। इलास्टिक का मतलब प्रत्यास्थ, आके टकराया, उसी डायरेक्शन में उछल के चला गया। These particles emitted from a source of light। ये सोर्स ऑफ लाइट से ये एमिट करता है। देखते जाइए, सब चीज आपके मन। These travel in straight line। ये किस लाइन में चलता है? स्ट्रेट लाइन में। किस लाइन में चलता है? स्ट्रेट लाइन में। With a constant velocity in same medium। एक मीडियम में। These particles are repelled by the reflecting surface। इससे ये रिपेल होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिपेल होता है और रिफ्रैक्टिंग अपवर्तक सतह से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और अलग अलग कलर के लिए साइज अलग अलग होता है, आंख में जाने से दिखाई देता है। ये सब चीज हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो दिस इज द पिक्चोरियल, एकदम पिक्चर क्लियर होने चाहिए किसका? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी का। आगे बढ़ते हैं, चलिए।
अब हाइगेंस वेव थ्योरी, अब आए हाइगेंस साहब। हाइगेंस साहब ने क्या बोला? हाइगेंस साहब न्यूटन के बातों से सहमत नहीं हुए, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये वेव नेचर का है, लाइट क्या है? वेव नेचर का है। और उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। थ्योरी और प्रिंसिपल में अंतर है। ये थ्योरी अवधारणा है, अवधारणा उनके हिसाब से ऐसा होगा। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हर लाइट जो भी अभी मेरे ऊपर आ रहा है वो वेव के जैसा आ रहा है, यानी कि हर सोर्स, उन्होंने बोला था कि हर सोर्स जो है वो पार्टिकल उत्पन्न करता है, इन्होंने बोला कि हर सोर्स वेव उत्पन्न करता है। सोचते जाइए, एक का याद रखिएगा, दूसरे का अपने। इन्होंने बोला कि हर सोर्स पार्टिकल निकालता है, इन्होंने बोला हर सोर्स वेव निकालता है। इन्होंने बोला कि अपने आप वो सीधी रेखा में चलता है, इन्होंने बोला कि उसको चलने के लिए एक मीडियम, हाइपोथेटिकल मीडियम की जरूरत है जिसका नाम है ईथर। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन्होंने बोला कि वो जो वेव है वो एनर्जी का फॉर्म है। इन्होंने बोला कि उस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है। देखते जाइए अंतर। अगर आपको आज अभी थोड़ा भी लग रहा होगा कि नहीं फास्ट हो रहा है, आप फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा क्या क्या हम बोल रहे हैं। इन्होंने बोला फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन्होंने बोला एनर्जी है लेकिन काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी में अंतर है, सोचने वाली बात है। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव बोला गया है। अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन, इनके हिसाब से मीडियम जरूरी है, इनके हिसाब से मीडियम जरूरी नहीं है। तो कुछ बातें इनकी भी बहुत हद तक सही है, कुछ बातें इनकी भी बहुत हद तक सही है, लेकिन दोनों की बातें अलग अलग है, दोनों की बातें अलग है। कुछ बातें इनकी भी सही है, कुछ बातें इनकी भी सही है, लेकिन ना ये परिपूर्ण रूप से सही है ना ये परिपूर्ण रूप से सही है, कोई परिपूर्ण रूप से सही नहीं है। अलग कलर के लिए अलग साइज होता है, ये सब इन्होंने बोला। और इन्होंने बोला लाइट वेव्स हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, तो इनके हिसाब से आंख में जो वो लाइट जाता है वो वेवलेंथ के वेव के रूप में इंटर करता है। ये हाइगेन का वेव थ्योरी हुआ। हाइगेन साहब ने क्या सोचा? लाइट वेव। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने वेव फ्रंट का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? वेव फ्रंट का। अब देखिए पिक्चर देखते ही आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे 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 वेव फ्रंट ऐसा होता है, ये देखिए। अब हो सकता है कि आप इससे पहले भी देखे होंगे, लेकिन अब देखिएगा आपका और विजन क्लियर हो जाएगा। ओहो ऐसा था, गौर से देखिए। इनके हिसाब से वेव फ्रंट है तो ये एक पॉइंट सोर्स है, ये जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। देखिए पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस कर रहा है, वेव। अच्छा, वेव फ्रंट किसको कहते हैं? देखिए ये एक वेव फ्रंट हुआ, ये एक दूसरा वेव फ्रंट हुआ, ये। अच्छा, तो वेव फ्रंट में क्या होगा? वेव फ्रंट में ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब सेम फेज में होगा। ये सब क्या होगा? सेम फेज। क्या सिखाए थे इसके बारे में? सिखाए थे बूम कीजिए, भागता है पार्टिकल, सारा पार्टिकल एक साथ ऐसे करके भागा, उससे जो एक इमेजिनरी प्लेन क्रिएट हुआ, प्लेन सरफेस, उसी को कहते हैं वेव फ्रंट। तो हर लाइट सोर्स से बहुत सारा वेव फ्रंट निकलता है, वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। ये हुआ वेव फ्रंट, ये सब वेव फ्रंट, ये देखिए ये सोर्स, ये सब वेव फ्रंट। अब अगर पैरेलल लाइट होगा तो प्लेनर वेव फ्रंट होगा, अगर लीनियर लाइट होगा तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, लीनियर लाइट होगा तो क्या होगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। अब यहां देखिए थोड़ा सा, अब यहां पे मेन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उनके हिसाब से क्या था? उनके हिसाब से क्या था कि हम जब बूम किए तो ये सब जो पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का मारता है, यानी दूसरे के लिए ये सोर्स का काम किया। तो जैसे कि ये सब है ना, ये सब पार्टिकल सोर्स का काम किया और ये क्रिएट किया वेवलेट्स। ये क्या क्रिएट किया? वेवलेट्स। और ये वेवलेट्स सबको मिलाने वाला जो सरफेस हुआ, ये कहलाया आपका सेकेंडरी, ये कहलाया सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो देखिए ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, ये है सोर्स, ये है वेवलेट्स और ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट। चारों चीज को खूब अच्छे से समझिए। प्राइमरी वेव फ्रंट का जो पॉइंट हुआ वो हुआ सेकेंडरी वेव सोर्स, उससे जो निकला वो निकला वेवलेट्स, और उससे जो बना वेवलेट्स को मिलाने वाला जो बना उसको कहते हैं वेव फ्रंट। यहां भी वही है,
ये देखिए ये सोर्स है, ठीक है, ये निकला। एक्चुअल में क्या सोचे, एक्चुअल में 3-4 दिन से लगातार, एक्चुअली 3-4 दिन से नहीं, बहुत सालों से ये सोच रहे हैं कि हम क्यों ऐसे हैं, हम क्यों बैकवर्ड, वाई बिहार इज पुअर। क्या रीजन है बिहार के लोग गरीब हैं, क्या रीजन है कि यहां के लोग का सोच सबसे डाउन है। जब भी हम कभी भी किसी बात की इस तरह की बात करते हैं, उसमें से 5 तो लफंटूस किस्म के आदमी आईएएस बोलना शुरू कर देते हैं। वो पागल है, पूछिए क्यों। आप समझिए, कोई भी राज्य जगह प्रांत आईएएस सिलेक्शन से अमीर नहीं हो सकता। बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस होते हैं, पर बिहार सबसे गरीब राज्य है। क्यों? वाई? क्योंकि यहां के इंसान की मानसिकता खराब है। बात समझ रहे हैं? उसको पता ही नहीं है कि चीजों को कैसे सीख के अप्लाई करना है। उनके दिमाग में सेट किया गया है कि तुम रटो और सरकारी नौकरी के लिए जान लगा दो, तुम रटो और सरकारी नौकरी के लिए जान लगा दो। उनको ये पता, यहाँ के मंत्री से पूछा जाता है ना, जो कि मंत्री प्रचार में बोल देता है कि हम रोजगार पैदा करेंगे, तो बोलते भैया कहां से पैदा कीजिएगा, रोजगार क्या बच्चा है जो पैदा कर दीजिएगा, रोजगार पैदा कहां से करिएगा। रोजगार पैदा होने के लिए स्किल चाहिए, दिमाग चाहिए। कहां है आपके बच्चों में साइंस समझने का दिमाग ही किधर है, किधर है दिमाग। आपने जो पढ़ाई का स्टाइल बनाया है, क्या उससे साइंस किसी को समझ में आता है। तो रट्टा मार कंपनी चल रहा है, छपाई कंपनी चल रहा है, उसको गलत सही कुछ पता नहीं, छाप रहा है। अच्छा बच्चा इसलिए पढ़ रहा है कि हम ये वाला लिख देंगे तो बिहार बोर्ड में नंबर आ जाएगा, अचार डाल लेना उस नंबर का। जब तुमको कुछ आइडिया ही नहीं है तो नंबर लेके करोगे क्या। लेकिन आप ये गौर भी करेंगे ना कि कोई भी नेता हो, शिक्षक हो, इस बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सब सोच रहा है कि अरे यार मेरा ही तो भट्टी बैठ जाएगा फिर। क्योंकि हर इंसान, हमको पता है अगर आप तेज हो जाएंगे ना, अगर स्टूडेंट तेज हो जाएगा तो टीचर गलत नहीं पढ़ा पाएगा, अगर जनता तेज हो जाएगी तो नेता मूर्ख नहीं बना पाएगा, अगर मरीज तेज हो जाएगा तो डॉक्टर पैसा नहीं खींच सकता है, अगर नॉर्मल जनता तेज हो जाएगा तो पुलिस उसका फायदा नहीं उठा सकता। यानी हर इंसान को पता है कि सामने वाला अगर तेज हो गया तब तो उससे हम फायदा नहीं ले सकते। ये बात आप समझ लीजिए। तो हर इंसान क्या कोशिश करता है कि आपको किसी तरह मूर्ख रखा जाए, आपको किसी तरह ब्रेन रूप से कमजोर। आपको पता है इंग्लैंड इसी बुद्धि से राज किया था इंडिया पे, पता है? आपको नहीं पता होगा, आप जाके मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड जो राज किया इतने दिन, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वो ना इंडियन पॉपुलेशन का ना सोचने का क्षमता को गिरा दिया। वो जानता था कि अगर ये लोग सोचने लगेगा तो आगे, तो उसमें जो सोचने वाले लोग सब थे वही सब स्वतंत्रता सेनानी बने आगे चल के। बात समझ में आई? चलिए, थोड़ा सा प्रवचन था, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, टीचर नहीं करता। टीचर आर ऑलवेज करेक्ट, टीचर हमेशा करेक्ट है। गलती उस बच्चे की है जो गलत पढ़ रहा है, टीचर की कोई गलती नहीं हो। गलत पढ़ाना सही पढ़ाना, वो जो पढ़ा रहे हैं वो आदरणीय है, ठीक है, लेकिन बच्चे को सोचने की जरूरत है, बच्चे को। तो ये है सेकेंडरी सोर्स, इससे वेवलेट्स उत्पन्न हुआ। और ये फिर देखिए ये है सोर्स, इससे पहला वेव फ्रंट सोचिए ये हुआ। अब ये सब क्या बना, ये सब बना सेकेंडरी वेव सोर्स। अब ये सब क्या उत्पन्न किया, ये सब उत्पन्न किया वेवलेट्स, और ये सब वेवलेट्स को फिर देखिए सब एक ही जैसा चीज है, बार बार बनाए हुए। देखिए ओल्ड वेव फ्रंट लिखा हुआ है, ओल्ड वेव फ्रंट, और ये लिखा हुआ है न्यू वेव फ्रंट। ओल्ड और न्यू में क्या हुआ, ओल्ड का पॉइंट सब सोर्स बना, ये उत्पन्न किया वेवलेट, और ये बना वेव फ्रंट। क्या आप इतना क्लियरली जानते हैं? यहां भी सेम चीज, क्लियर? तो a wave front is the point of disturbance due to propagation of wave front। कैसे होता है वेव फ्रंट, कैसे प्रोड्यूस होता है? डिस्टरबेंस के कारण। डिस्टरबेंस हुआ, पार्टिकल सब भागा, वेव फ्रंट क्रिएट हो गया। वो दूसरा वेव फ्रंट क्रिएट किया, वो तीसरा, उसके बीच में प्रोसेस क्या था? वेव सोर्स, वेवलेट्स, फिर वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव सोर्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, और भी। तो आप एकदम समझ लें कि क्या है उसका तरीका, क्या है।
इसका तरीका क्या है सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस होने का? पहले सेकेंडरी सोर्स होगा, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स होगा, और फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, और तब सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। अब इसमें उन्होंने क्या सिखाया? इसमें देखिए उन्होंने जो सिखाया वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये अगर प्राइमरी वेव फ्रंट है और ये सेकेंडरी, या देखिए यहां तो ये जो स्पीड है ना, इसका जो वेव का स्पीड है और इसका जो वेव का स्पीड है, यानी कि सेकेंडरी सोर्स से जो वेव उत्पन्न हुआ, सेकेंडरी सोर्स से जो वेव उत्पन्न हुआ और प्राइमरी सोर्स से जो वेव उत्पन्न हुआ, दोनों का स्पीड क्या होगा? सेम होगा। दोनों का स्पीड क्या होगा? सेम होगा। और रे जो है वो वेव फ्रंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये जो दो मुख्य बातें हैं और ये जो वेव फ्रंट बनने वाला, यही आगे चल के बना प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव, इसका नाम पड़ा हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइगेन एवरी सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस वेव फ्रंट। हर सोर्स लाइट प्रोड्यूस करता है वेव फ्रंट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं। ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंड। प्राइमरी वेव फ्रंट का सारा पॉइंट, प्राइमरी वेव फ्रंट का सारा पॉइंट किसके जैसा एक्ट किया? सेकेंडरी वेव सोर्स के जैसा। इन अ होमोजेनियस मीडियम स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेव इज सेम एज द प्राइमरी। यही जो अभी आपको बताए, अरे यार आजा, इसका जो स्पीड होगा वही इसका भी स्पीड होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज प्रोडक्ट, तो वो जो सीख लिया तो ये भी सीख लिया। द सरफेस टचिंग टू ऑल द पॉइंट्स, वो जो अभी तुरंत बनाए थे ये जो ऑल द पॉइंट्स, ये जो बना है ना, दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। दिस, ये काला वाला जो है वो है सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यही आपको यहां बोला गया है, हटता नहीं। The surface touching to all the points of secondary wavelets are in same phase forms secondary wave front। बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो बड़ा गड़बड़ वाला बात है। The energy due to wave front always moves in, the energy due to wave front always moves in forward direction। वेव फ्रंट से जो एनर्जी मिलता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अब इसका हिंदी वाला भी रूप लिख दिए हैं, क्योंकि बच्चा तुरंत परेशान होने लगता है। बोले तो बच्चा अगर चाहेगा बोलेगा हम समझ लिए, हिंदी अंग्रेजी तो कुछ चीज है नहीं, हम तो किसी हिंदी या किसी अंग्रेजी के पक्ष में है ही नहीं, हम है फिजिक्स के पक्ष में। तो ये चीज हाइगेन के अनुसार सभी प्रकार, ठीक है, सब कुछ समझाया हुआ है। अब अगला आते हैं, देखिए यहां से आपको एकदम मजा ना आ जाए कि हाँ देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा क्या क्या सोच था। देखिए, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। अब गौर से देखिए, ये और ये गौर से देखिए, ये न्यूटन साहब के द्वारा का सोच था, न्यूटन साहब के द्वारा का सोच, और ये हाइगेन द्वारा सोच। क्या ये इस तरह से पिक्चर रूप से क्लियर था आपका? उसमें देखिए न्यूटन साहब बोल रहे थे कण 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 रूप में जा रहा है, आ रहा है, कण 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 रूप में जा रहा है। इन्होंने बोला वेव 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 रूप में आ रहा है, वेव 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 रूप में जा रहा है। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है। कण 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 पार्टिकल पार्टिकल, वेव 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 वेव। बात समझ रहे हैं? तो अच्छा, तो ये जो इसका फोटो है जो हम लोग बनाते हैं, गौर से देखिएगा अगर, तो ये जो है ये ए बी, ये यही है, ये वेव फ्रंट है। ए बी क्या है? एक वेव फ्रंट। सोर्स किधर होगा इसमें? इधर होगा कहीं सोर्स, इधर होगा सोर्स, और इधर से सोर्स इधर होगा कहीं सोर्स, इधर होगा कहीं सोर्स। तो सोर्स से जो आया ये हुआ वेव फ्रंट। ये आया, ये वेव फ्रंट आके टकराने वाला है किस पे? इस मिरर पे। टैन टैन सब कुछ वही दिखाया हुआ है। एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, पूरी तरह से। देखिए बहुत टफ काम है इस चीज का, ये काम बहुत टफ है मेरे लिए, आपके लिए बहुत आसान है। आपको देख के बैठ के समझना और कुछ नहीं करना,
ठीक है, ये वेव फ्रंट आया, टकराया। तो ए बी क्या है, ए बी एक क्या है, ए बी एक वेव फ्रंट है। ए बी क्या है, एक वेव फ्रंट है। देखिए वेव फ्रंट आया और वेव फ्रंट गया, तो ये जो जाएगा भी वो वेव फ्रंट ही जाएगा। जाएगा भी जो ये जाएगा भी जो आयो, ये वेव फ्रंट ही जाएगा। वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट ही बन के गया। वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट गया। ठीक है, न्यूटन साहब कण कण मान के आया, कण कण। न्यूटन साहब के मतलब हाइगेंस साहब में वेव मान के प्रूफ करना है, न्यूटन साहब में किरण मान के प्रूफ करना है। बोलिए, हाइगेंस साहब में वेव मान के। लेकिन आप जानते हैं कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर किरण होता है, तो हम यहां किरण दे दिए हैं, किरण दिए हैं, लेकिन हम मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, वेव फ्रंट पे। अब वेव फ्रंट आया, टकराया, अब यहां से वेवलेट्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स है। इसको बच्चा लोग लिख लेता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। ठीक है, और ये इस तरह से उठा, गौर से देखिए। अब जो भी ये पॉइंट जब यहां टकराएगा तो फिर ये भी वेवलेट्स, बात समझ रहे हैं। तो ये सब आ रहा है, ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सारा जो है गोल वाला जितना भी है वो सब वेवलेट्स है। और ये जो है ये दिस इज द वेव फ्रंट। तो अगर इसको ऐसे करके मिला दें, गौर से देखिए, तो ये आके टकराया और टकरा के गया, तो दिस इज द जाने वाला रे। ठीक है, और ये क्या है, वेव फ्रंट। ये क्या है, वेव फ्रंट। ये रे ऐसे आया, ऐसे गया, मतलब गलतफहमी, ये रे है ही नहीं, ये रे ऐसे आया, ऐसे गया। ये ए भी एक वेव फ्रंट है और ये सी और डी भी एक वेव फ्रंट हुआ। तो देखिए, वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट गया। ये एकदम, ये कहां का फोटो है, ये एनसीईआरटी का फोटो। ठीक है, ये क्यों एज ए प्रूफ रखे हैं कि देखो ये वेव फ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। बच्चा नहीं देखता है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। कोई बच्चा इसको बोलता है कि ये रे है, कोई बच्चा इसको बोलता है रे है। अब भले वो परीक्षा पास भी कर जाए, भले उसको नंबर भी आ जाए, पर वो जानेगा, वो जाना क्या कि असलियत क्या था। तो अब ये वेव फ्रंट ऐसे आया और टकरा के ऐसे गया। क्लियर। अब इसको प्रूफ करना है, तो कुछ भी नहीं है प्रूफ करने में। इधर देखिए, ये 90, ये भी 90, इस दोनों ट्रायंगल में गौर से देखिए, इस दोनों ट्रायंगल में ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये होगा v इंटू टी, तो ये भी होगा v इंटू टी। जिस स्पीड से ये आया टी टाइम में टकराया, ये पहले टकरा चुका था और टी टाइम में यहां तक पहुंच चुका था। ये सब चीज एक्सप्लेन्ड है पूरी तरह से बेसिक थ्योरेटिकल क्लास में। तो ये और ये बराबर हो गया, एंगल सेम हो गया। ठीक है, और ये जो AC लाइन, AC जो है ये दोनों के लिए हाइपोटेन्यूस है। AC क्या है, दोनों के लिए। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसको कोई RHS से बोलता है, कोई SAS से बोलता है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब देखिए ये एंगल था आपका क्या, I, ये एंगल I था। अब यहां से यहां था 90, तो ये हो गया, ये पूरा हो गया आपका 90, तो इतना हो गया 90 माइनस I, फिर ये क्या बन गया आपका I। तो ये जो I है, ये जो I है यहां वाला, ये मिरर और वेव फ्रंट के बीच का कोण है। ये किसके किसके बीच का कोण है, मिरर और वेव फ्रंट का कोण के बीच, किरण के बीच का नहीं, मिरर और वेव फ्रंट I। और उसी तरह मिरर और वेव फ्रंट, ये देखिए यहां बनेगा R, तो यहां भी बनेगा R। तो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो I इक्वल टू R। बस आप इसी चीज को एक्सप्लेन करके लिख दें, जो कि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इसीलिए आज हम ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ नहीं रहता था तो बच्चा एकदम क्रांतिकारी बन जाता कि अरे बाप, ये तो हमको प्रूफ लिखाया ही नहीं, हम तो अब बर्बाद हो जाएंगे।
तो पहले ही लिखा चुके हैं, तुम एक्चुअल फिजिक्स समझ लो, इसको तुम जाके अपने से भी लिख सकते हो, ये फोटो तुमको याद होना चाहिए। वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट गया, वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट गया, क्लियरली देख लो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो ये प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था बाय हाइगन प्रिंसिपल। एक मीडियम में एक ही स्पीड है, ठीक है, टकराने के बाद सेकेंडरी वेवलेट्स उत्पन्न करता है, फिर ये वेव फ्रंट बनता है, ये सब चीज। आगे बढ़ते हैं, अब है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल। देखिए कितना सुंदर से सब व्यवस्था करके आपके लिए रखे हैं। ये देखिए न्यूटन साहब सोचे थे टाना इस तरह से पार्टिकल आ रहा है, हाइगन साहब सोचे कि वेव आ रहा है, वेव मुड़ रहा है, ये सोच रहे थे पार्टिकल मुड़ रहा है। तो ये गौर से देखिए, अगर आप गौर कीजिएगा, अगर आप गौर कीजिएगा तो ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हुआ इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हुआ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो पूरा कॉन्सेप्ट किस पे है, वेव फ्रंट पे है। तो देखिए ये वेव फ्रंट आया, जब टकराया यहां तो बनना शुरू किया सेकेंडरी वेवलेट्स। ये भी ऐसे करके जब टकराता, ये भी ऐसे करके टकराता ऐसे, ठीक है, तो यहां भी क्या बनता, यहां भी बनता सेकेंडरी वेवलेट्स, ये भी क्या बनता सेकेंडरी, ये सब क्या बनता सेकेंडरी। तो ये बना सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये जो देखिए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट लिखा हुआ है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड। तो यही हुआ आपका जो आ रहा है उससे जो बना उसको सेकेंडरी, आप ये भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये भी किसका कटिंग है, ये भी एनसीईआरटी का कटिंग है, ठीक। इसीलिए देखिए हम जो बोले आपको कि आपको महसूस होगा कि मेहनत किए हैं, सब कुछ खोज के आपके लिए एक ऐसा तैयार किए कि जिसमें कि आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे, ठीक है। मेरा पूरा भरोसा है कि आज अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, इसके बाद इस वीडियो को पूरा बिहार देखे, लोग देखे कि नहीं बिहार के अंदर भी शिक्षा का क्वालिटी अच्छा है, बस सरकारों को यहां बच्चे की मानसिकता बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो और ट्रस्ट भी आप किसी को भी दिखाइएगा ना, आपकी बेइज्जती नहीं होगी कि तुम्हारा टीचर क्या पढ़ा रहा है। आप दिखा के तो देखो, आप मेरी वीडियो दिखा के तो देखो, आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी। इतना बात समझ में आ गया, प्रूफ ऑफ लॉ। अब देखिए अब इसमें प्रूफ कैसे करेंगे भैया। तो देखिए ये आई था और ये पूरा 90 होता है, ये क्या होता है, किरण और वेव फ्रंट के बीच 90, तो इतना दूर क्या हो गया 90 माइनस आई। अच्छा ये पूरा 90 होता था, उसमें ये 90 माइनस आई तो ये बना। तो ये जो आई बना वो किसके किसके बीच बना, सरफेस, ये हुआ आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक सतह और वेव फ्रंट के बीच बनने वाला कौन आई है, ठीक है। इसको किरण नहीं समझना है, ये किरण नहीं है। अब ये एंट्री मारा और यहां पे वेवलेट्स उत्पन्न हुआ और ये हुआ। अब गौर से देखिए ये आई और ये यहां पे जो होगा स्पीड c होगा, यहां पे स्पीड c होगा, तो अगर टाइम t लगा तो bc इक्वल टू हो जाएगा c इंटू टी। देखिए तो ये c इंटू टी, और यहां का वेलोसिटी मान लिए, या यहां का वेलोसिटी अगर आप v1 मानते हैं, यहां का वेलोसिटी क्या मानते हैं v1, तो ये हो गया v1 इंटू टी, और यहां का वेलोसिटी v2 मानते हैं तो v2 इंटू टी। क्लियर। अगर आप इस जगह खाली थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख दें, क्या इसका साइन आई लिख दें और इसका साइन आर लिख दें, तो साइन आई बराबर आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण BC बाय AC, यानी V1T बाय AC, V1T बाय AC, और साइन R बराबर लिखेंगे V2T बाय AC। AC भाग दे दी, AC AC कट गया, TT कट गया, आ गया सीधा क्या साइन I बाय साइन R इक्वल टू V1 बाय V2। अब V1 के लिए आप लिख सकते हैं C बाय μ1 और V2 के लिए आप लिख सकते हैं C बाय μ2। पुट कर दीजिए, प्रूफ हो गया, पुट कर दीजिए, प्रूफ हो गया।
बस इतना को आप, जो भी बच्चे तेज हैं, जो अपने दम से करने वाले हैं, जो हर बात में खोंच नहीं निकालते हैं, वो करके अपने से देखेंगे कि इसका हम साइन आई और साइन आर लिखते हैं और ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं, अपने आप प्रूफ हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। पुट करके देख लीजिए, हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। ये क्या था, प्रूफ ऑफ लॉ। ये इसी पे खाली फोकस करना, इसी पे फोकस करना। बाकी जो वो चीजें हैं वो क्या है, वो कैलकुलेशन है, आप करो, करके तो देखो। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो हाइगेन तक कहानी खत्म। सोचिए, एक हिस्सा खत्म, कितना देर लगा है। लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है कि बिना पीछे के पढ़े हुए ये इतनी आसानी से नहीं होगा। चलिए अब आते हैं फेज एंड फेज डिफरेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई भी वेव के कण ऑसिलेट करते हैं, तो जब दो कण एक ही जैसी स्थिति में रहते हैं, उसको कहते हैं सेम फेज। उसको क्या कहते हैं, सेम फेज। यानी कि अगर ये ग्रीन वाले को देखा जाए, कहां थे कहां थे कहां थे कहां थे, एक सेकेंड दोस्तों, रस्सी खींच लेते। हाँ, आ गया। ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है, ये 0 से शुरू हुआ, ये ब्लू वाला, इस दोनों में अंतर है। इस दोनों में क्या है, अंतर है। ये जो अंतर है ना, इतना, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। फेज और फेज डिफरेंस, इस एंगल, इस पूरे को कहते हैं क्या, फेज। ठीक है। अगर कोई भी आदमी इस तरह का ग्राफ खींचेगा, तो ये जो एंगल लिखेगा, इसी को कहते हैं फेज। और इन दोनों के बीच, जैसे ब्लू और ग्रीन के बीच ये जो डिफरेंस है, और ये जो इन दोनों के बीच डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। उसको क्या कहा जाता है, फेज डिफरेंस। ध्यान से सुनते जाइए, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें भी मिस्टेक्स होते हैं। मिस्टेक्स में ये देखिए, बच्चों को लगता है कि दिस इज द फेज। ये गलत है, ये गलत है। ये फेज नहीं है। किसी भी साइन में ये हमेशा कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। ये हमेशा कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो अगर आपको लगता है कि ये फेज है तो ये गलत है, तब तो हर चीज का फेज 45 डिग्री में होगा। तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। अच्छा, तो फिर ये एंगल है, इसी को कहते हैं फेज। अब वो एंगल क्या है, वो एंगल है कि the angle which describes the state of any particle in wave is called phase। किसी तरंग के कंपन करने वाले कण की वास्तविक स्थिति बताने वाले कोण को कला कहते हैं, और यही वास्तविक स्थिति को बताता है। ये यहां नहीं है, ये कोण। क्लियर। अब फेज डिफरेंस, ये देखिए, इन दोनों का फेज डिफरेंस किसका है, फाई। ये दोनों ग्राफ खींचे हुए, ये ब्लू वाले का, नीचे वाला है ब्लू, ये है आप ब्लू वाला है y2 और ग्रीन वाला है y1। बात समझ रहे? तो दोनों में अंतर किस चीज का है, दोनों में अंतर है जगह से। ये ओरिजिन से शुरू हुआ है और ये ओरिजिन से फाई एंगल पहले से शुरू हुआ। ये है एक्चुअल डिफरेंस। ये नहीं कि ये उठ गया है या जो भी। तो ये है एक्चुअल डिफरेंस कि ये ओरिजिन से शुरू हुआ है और ये ओरिजिन से फाई एंगल पहले से। दिस इज द कंप्लीट मैथ। अगर आपको इसमें भी हम इस तरह से बोल के उल्लू बनाते हैं, इसका मतलब आपका फिजिक्स तो गया ही है, मैथ भी गया ही हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे आते हैं। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या है, गौर से देखिए। अगर एक ऐसे करके चक्कर काटा
तो जो डिस्टेंस मूव किया इसको कहते हैं लेमडा, ये लेमडा, ठीक है, एक। और एंगल जो मूव किया उसको कहते हैं फेज, ठीक है, फेज डिफरेंस। तो लेमडा लेंथ बढ़ने पे कितना का फेज डिफरेंस होता है, 2 पाई का, ठीक है। तो x पे कितना का होगा, तो चूंकि लेमडा पर कितना 2 पाई, इसलिए x पर 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। 1 पे पहले कर लेंगे 2 पाई बाय लेमडा, इसी को कहते हैं फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। इस तरह से आप ये याद रखें, ये रिलेशन, उसी से सब आ जाता है। देखिए फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, अभी भी किए 2 पाई बाय। अब इसको आप रटिएगा इन तीनों फॉर्मूला को, तो आप बेवकूफ हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं। ये लिखिए और यहां पहुंचने का तरीका सोचिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो बार बार रिवाइजिंग वाला बात होता है उन्हीं लोगों के द्वारा होता है जो सोचते हैं कि अब इसको हम रटेंगे, उसको एकदम पॉइंट्स में लिखा हुआ है, वो सोच रहे हैं अब हम इसको क्या करेंगे, रटेंगे। वो अगर बनाने का मतलब समझें कि ये क्या है, फेज क्या है, ये अगर एक्चुअल में समझेंगे तो वो बना लेंगे। देखिए फिर अच्छा, ये यहां से यहां गया तो ये कितना हुआ, एक टाइम पीरियड हुआ। यहां से यहां कितना हुआ, एक टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के टर्म में भी लिख सकते हैं, t के लिए 2 पाई, एक के लिए 2 पाई बाई टी, इसलिए स्मॉल t के लिए 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। देखिए टाइम के लिए भी फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू, सेम चीज है, सब सेम चीज है। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच रिलेशन आना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से एक चीज याद रखिए, लेमडा पाथ के लिए 2 पाई फेज डिफरेंस, लेमडा पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई फेज डिफरेंस, बस इसी को गाओ, लेमडा पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई फेज डिफरेंस। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आया है असली कहानी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यहां भी देखिए एकदम आपको सब, आई होप पिक्चर क्लियर होगा पूरी तरीके से। देखिए कितना सारा क्लास का बात कर चुके हैं, और अभी भी थोड़ा देर ध्यान दे दीजिए, थोड़ा देर ध्यान दे दीजिए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। गौर से देखिए, ये जो दो वेव है ये दोनों अपोजिट फेज में है। कैसे? ये देखिए, ये ऐसे उठ रहा है और ये नीचे, यानी कि ये चाह रहा है पार्टिकल ऊपर जाए, ये चाह रहा है पार्टिकल नीचे जाए। तो जब दोनों को मिलाए तो पार्टिकल ना ऊपर गया ना नीचे। इसमें क्या रहा, ये चाह रहा है पार्टिकल ऊपर जाए, ये भी चाह रहा है, दोनों को मिलाए पार्टिकल बहुत ऊपर चला गया। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। फिर वही चीज है यहाँ पे, देखिए ये दोनों है, ये दोनों सेम जैसा है तो कंबाइंड हुआ तो बढ़ गया। ये दोनों अपोजिट है, देखिए ये नीचे है तो ये ऊपर है, कंबाइंड हुआ तो कहानी खत्म। उसी तरह ये दोनों सेम जैसा है, मिल गया मैच करेगा। इसी को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। दो वेव एक दूसरे पर आच्छादित हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। ये देखिए दो वेव बनाए हैं, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब इसको देखिए, इसको व्हाइट में बना है, ठीक है। इस दोनों को मिलाएंगे। अब देखिए एक साथ तीनों लिखे हुए, गौर से देखिए, ये जो है ये है, इस दोनों में जो फेज का डिफरेंस है ना, यहां है 5। जरूर मैथ में जाके पढ़ें, हम बार बार बोल रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए बात को आप जरूर कहीं ना कहीं अच्छे से देखें, समझें। बात समझ रहे हैं? तभी आपको फायदा होगा और ज्यादा, ठीक है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, टीचर नहीं, टीचर्स आर 100% करेक्ट, टीचर हमेशा सही होते हैं, वो बच्चे गलत हैं जो कि गलत उतार रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो गड़बड़ी है। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा, नहीं सर टीचर गलत पढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे? अगर तुम टीचर की गलती नहीं पकड़ पाते हो तो ये तुम्हारी गलती है, हम इसको टीचर की गलती नहीं मानेंगे।
अगर टीचर कुछ भी मिस्टेक करता है और अगर आप पकड़ नहीं पाते हैं तो ये आपकी गलती है। तो टीचर को ब्लेम मत कीजिए, खुद को ब्लेम कीजिए। जो इंसान अपने आप को ब्लेम करता है वो ज्यादा अच्छे से राइज कर पाता है। डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो हुआ, ये वाला वेव देखते जाइए, कलर मिलाते जाइए। ये वाला जो ये वाला वेव हुआ, ये व्हाइट वाला, ये वाला, तो ये y2 हुआ और ये y1 हुआ, ठीक है। अब इस दोनों को जब मिलाए तो ये बना y, ठीक है। तो इस दोनों का सुपरपोजिशन, तो देखिए y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस kx, y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। इस दोनों को मिलाए तो एक तीसरा बना। ये देखिए ये इसका जीरो है, ये ओरिजिन से जो शुरू हुआ उसका फेज जीरो, ठीक है, फेज डिफरेंस, ठीक है। ये पूरा हुआ, ये इसमें देखिए इसमें प्लस जीरो है, इसमें क्या क्या दीजिए, इसमें तो क्या है प्लस जीरो है। अच्छा, और दूसरे में कितना है 5, तो वो 5 पीछे से शुरू हुआ और इस दोनों से जो बना ये y, ये डेल्टा पीछे से शुरू हुआ। इस चीज, इस फोटो को समझिएगा तब आप इसका महत्व समझिएगा। और ये सब कंप्लीट क्या है, मैथ्स। बात समझ में आई? नहीं जानता है बच्चा, आप अपने आप से पूछिए, आपको दे दे फटाफट कि इसका ग्राफ खींच दो, उसका ग्राफ खींच दो, आप फंस जाइएगा, ठीक है। और मैथ्स वाले भी टीचर देखिए, एक चीज हम गौर किए हैं, और ये बहुत जबरदस्त वाला गौर किए हैं कि कुछ लोग ऐसे सिर्फ बोल देते हैं कि तुम्हारा फिजिक्स वाला गलत पढ़ाया, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि कौन फिजिक्स वाला गलत पढ़ाया। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। तो इससे क्या हुआ, हम भी बोल दे तुम्हारा मैथ वाला गलत पढ़ाया। अब आप जहां जहां मैथ पढ़ रहे हैं आप सब जगह चिंतित हो गए कि भैया कहीं हमको गलत तो नहीं पढ़ा रहा है, कहीं हमको गलत तो नहीं पढ़ा रहा है। तो अगर आपको गलती कहीं लगती हो, मतलब एक वाकया हुआ था कि मैथ वाला टीचर बोल दिया कि तुम्हारा फिजिक्स वाला गलत पढ़ाया, जबकि वो टॉपिक का नाम ही हम कभी नहीं लिए, कोई दूसरा गलत पढ़ाया। उसके बारे में अब हमारा भी बच्चा सोच रहा है, जो वो उस जगह देख रहा है वो भी बच्चा सोचेगा, करे यार ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, लगता है हमारा टीचर गड़बड़ पढ़ाया। तो उन मैथ वाले को भी ये समझना बहुत जरूरी है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहे हैं और खासकर स्टूडेंट का भी नुकसान कर रहे हैं। गलत बोलना कोई बुराई ही नहीं है, लेकिन जो गलत किया उसके बारे में ना बोलिएगा कि सारे बच्चे, आप बहुत सारे बच्चे 10 फिजिक्स टीचर के पास पढ़ते होंगे, वो एक मैथ टीचर के पास पढ़ते होंगे, मैं भी कॉमन होगा, तब तो वो 10 के बारे में सोचने लगे, जबकि चोर तो कोई एक है, तो गया तो 10 हो। ये बात समझने वाली बात है। आइए, तो ये नहीं कि उसको क्लियर बता दे, स्टूडेंट को क्लियरली बता दे कि हाँ ये मिस्टेक हो रहा है, ऐसे मिस्टेक हो रहा है, वो नहीं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, यानी कि उन लोग का अपना भी एक एजेंडा है। इतना बात सबको समझ में आ गया? ये हुआ, ये y1, ये y2, ये क्लियर। तो दिस इज द, यही हो गया आपका सुपरपोजिशन, वेव का सुपरपोजिशन। अब इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्टिव एकदम फास्ट। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये और ये एक साथ जुड़ गए, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, ये। अब देखिए इससे जो होगा ना, इससे जो उत्पन्न होगा वेव, इससे जो उत्पन्न होगा वेव, ये इसका ना एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो एंगल है अभी 45 से ज्यादा हो सकता है, तो कब होता है 45 से ज्यादा, आप पता करके आइएगा कि साइन का ये कर्व में 45 से ज्यादा कब एंगल होगा। आप पता करने की कोशिश कीजिएगा, साइन के कर्व में ये एंगल 45 से ज्यादा कब होता है। साइन के कर्व में ये एंगल 45 से ज्यादा कब होता है, ये हम जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे पता करते हैं, ठीक है। आपको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों क्या है, ये अपोजिट फेज में इंटरफेयर किया है, तो इससे जो वेव बनेगा ना मेरे दोस्त, इससे जो वेव बनेगा वो ऐसा बनेगा। सोचिए कितना, इस दोनों में जो जुड़ के ये और बढ़ गया एम्पलीट्यूड, और इस दोनों में घट के, सोचिए ये अगर A1 था, ये अगर A2 है, तो ये जो जगह है, ये सभी समझने वाली बात है, ये है A1 माइनस A2, ये पकड़िए। और ये अगर यहां A1 है,
ये अगर A2 है तो ये है A1 प्लस A2, ये है A1 प्लस A2। कोई दिक्कत? इतना बात सबको समझ में आ गया? इतना बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है पूरी तरह से? ये बात भी समझ में आ जाना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो बहुत दूर तक पढ़ा चुके हैं और हमको लगता है बहुत दिन बाद ये क्लास दिए हैं, तो बहुत बच्चे को मन भी था। आई होप वो कंप्लीट देखेंगे। कंप्लीट देखिए, 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट और जो भी लगे, ठीक है, समझते जाइए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, इंटरफेरेंस देखिए कितना सुंदर सा फोटो है। उधर से सोचिए पानी बहते हुए आ रहा है, यहां 2 ठो छेद है ना, इस तरह से पानी का देखिएगा बन जाएगा वेव फ्रंट। ये पानी का वेव फ्रंट है, तो यहां शुरू हो गया इंटरफेरेंस। देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है आपका, गौर से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया डार्क वाला, और ये वाला जो है ये हो गया ब्राइट, फिर ये डार्क। देख रहे हैं यहां पानी का वेव खत्म हो गया, यहां बहुत ज्यादा हो गया, फिर यहां खत्म हो गया, यहां बहुत ज्यादा। बहुत ही सुंदर सब चीज है समझने के लिए। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब आपको एक बहुत जबरदस्त चीज समझाते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या लाइट मुड़ नहीं रहा है? इंटरफेरेंस हो या डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण हो या विवर्तन, दोनों ही केस में लाइट मुड़ता है। दोनों ही केस में लाइट मुड़ता है। देखिए यहां से लाइट आया एक सोर्स से, अगर लाइट मुड़ता नहीं तब तो लाइट सीधा चला जाता, लेकिन लाइट मुड़ा है, लाइट इधर तक गया है, तो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन दोनों ही केस में लाइट मुड़ता है। असल में कहीं भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक ही साथ होता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक ही साथ होता है। हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं तो बच्चे को क्या लगता है ना, बच्चों को, टीचर को नहीं, बच्चों को क्या लगता है कि इंटरफेरेंस अलग घटना है और डिफ्रैक्शन अलग घटना है। यहां भी डिफ्रैक्शन हुआ है, ये मुड़ने की घटना को ही डिफ्रैक्शन कहते हैं, पता है? तो हर अब ये देखिए आप कितने बच्चे को पता होगा। अब देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपको यहां फोटो दिखाए हैं। यहां है सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये एक कार्डबोर्ड है, इससे S0, फिर एक दूसरा कार्डबोर्ड है, इसमें 2 ठो स्लिट काटे हैं, और यहां है ये हमारा क्या, स्क्रीन। यहां है स्क्रीन, ठीक है, कार्डबोर्ड 1, कार्डबोर्ड 2 और स्क्रीन देख लीजिए। और इसी का ये, तो देखिए ये आपका नेचुरल, ये आपका नेचुरल, ये एक्सपेरिमेंटल, और ये उसी एक्सपेरिमेंटल का फोटो। अब यहां पे आएगा फ्रिंज विड्थ का कहानी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, होता क्या है, अगर पाथ में डिफरेंस होगा, अगर पाथ में डिफरेंस होगा तो फेज में डिफरेंस होगा, फेज में डिफरेंस होगा तो वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है या डिस्ट्रक्ट कर सकता है। तो अब अगर गौर से देखिए, यहां पे गौर से देखिए, तो ये जो है ये यही है दोनों के बीच पाथ डिफरेंस। ये जो आपका S2N है ना, यही है क्या, पाथ डिफरेंस। कोई आदमी पूछा कि बताओ यहां ब्राइट बनेगा डार्क, सोचिए, सोच देखिए, हमको पता है कि S1 है, S2 है, यहां पे ब्राइट डार्क बनेगा, पर कहां बनेगा ये हमको पता नहीं। कोई पूछा कि बताओ यहां क्या बनेगा, तो हम क्या सोचेंगे कि पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा के ही बराबर हुआ तब तो यहां ब्राइट बनेगा, और अगर 2n + 1 लेमडा बाई 2 हुआ, यानी कि लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, तब तो ब्राइट बनेगा, और लेमडा का ऑड, लेमडा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, ये ऑड है, और लेमडा बाई 2, तो लेमडा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हुआ तो डार्क हुआ। तो कोई भी पॉइंट जो हम देख रहे हैं यहां क्या बनेगा, वो किस पे निर्भर करेगा, इस पाथ डिफरेंस, किस पे, इस पाथ डिफरेंस पे। तो यही हम चल के निकालते हैं, और ये कुछ नहीं है, ये थीटा है, तो देखिए 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो ये क्या, ये d है, तो साइन थीटा इक्वल टू S2n, यानी कि S2n क्या है, S2n है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अभी यहां ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस सेम है, तो उसके लिए लिखेंगे x
अब बाय डी, ठीक है, या इसको लिख देंगे डेल्टा एक्स बाय डी, ठीक है, और ये इसको बोल देंगे y और इसको बोल देंगे कैपिटल डी। तो टेन थीटा बराबर y बाय डी, इस दोनों को कर देंगे तो y बाय डी बराबर डेल्टा एक्स बाय डी। तो y बराबर आ गया डेल्टा एक्स बाय डी इंटू कैपिटल डी। y बराबर क्या आ गया डेल्टा, बस हो गया। तेज बच्चा इतने को सीखता है, उसको कुछ नहीं है, ये बनाया ऐसे लाइन खींचा, उसको समझ में आ गया, ये निकालना है। डेल्टा एक्स का मान जब यहाँ पे n लैम्डा पुट कर देंगे तो यही ब्राइट पोजीशन को दर्शाएगा, और 2n + 1 लैम्डा पुट कर देंगे तो यही किसको दर्शाएगा, डार्क पोजीशन को दर्शाएगा। ये सब चीज क्लियरली और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है। अब देखिए वही चीज यहाँ पे तो आप कर भी सकते हैं भाई, हम अभी तुरंत किए थे। देखिए इसमें हुआ x यहां मान दिया, इस चीज को क्या नाम दे दें, डेल्टा एक्स, बात खत्म है। तो बस साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाय डी और टेन थीटा बराबर, इसको x मानिए, हम इसको क्या मानते हुआ, तो y बाय डी। बस दोनों एंगल वेरी स्मॉल है, यही तो था। तो इस ये पॉइंट पे डार्क बनेगा कि ब्राइट, ये डिपेंड करेगा कि पाथ डिफरेंस मेरा कितना है, ठीक है। तो y बाय डी बराबर डेल्टा एक्स बाय डी, तो y बराबर डेल्टा एक्स बाय डी इंटू डी। अगर इतना फास्ट आप नहीं कर सकते हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, मुझ में गलती हो, आपको पढ़ाने वाले में गलती हो, या आप में गलती हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर इतना फास्ट आप नहीं कर सकते हैं यानी कुछ गड़बड़ी है, तब आप रट्टा मारें, ठीक है। आपको ये करने आना चाहिए, भले परीक्षा में आप रट के ही जाके लिख दीजिएगा ढड्ढा, लेकिन ये आपको फटाक से करने आना चाहिए। अब डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा तो ब्राइट, और डेल्टा एक्स बराबर 2n + 1 लेमडा बाय 2 तो डार्क। क्या यहां प्रकाश नहीं मुड़ रहा है, बोलिए, क्या यहां प्रकाश नहीं मुड़ रहा है? अगर प्रकाश नहीं मुड़ता, लाइट नहीं मुड़ता, तब तो खाली यहां पे, यहीं पे चमकता, खाली यहीं पे चमकता। बात समझ रहे हैं? तो इंटरफेयर, कोई आपसे पूछेगा क्या इंटरफेरेंस में लाइट मुड़ता है या नहीं मुड़ता है? हाँ, तो मुड़ने के बावजूद भी तो ब्राइट एन लेमडा पर ही बना है, मुड़ने के बावजूद भी तो ब्राइट किस पे बना है, एन लेमडा पर ही बना है। तो इसमें भी बहुत बच्चे को लगता है चूंकि लाइट मुड़ गया इसीलिए अब ई कर दो, ऊ कर दो। ये हो गया क्लियर। अब ये भी चीज सिखाया हुआ, ये पूरा थ्योरेटिकल है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये वाला फॉर्मूला तो बताया गया था, ए बराबर a1 स्क्वायर प्लस a1 a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, ये कहां बताया गया था? अभी तुरंत कुछ देर पहले, 1 सेकेंड में हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए, ये a का मान इतना था और डेल्टा का मान इतना था, दो को फेज इंटरफेयर करता है तो यही होता है। आ जाइए इधर। तो इफ ये है इंटेंसिटी के लिए, तो इफ I1 I2 आर द इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स देन रिजल्टेंट a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos। इसको इधर कर देंगे तो रूट हो जाएगा, इसको इधर कर दिए। अब देखिए I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और यहाँ k कांस्टेंट, और बता देते हैं k का मान 1 नहीं होता है, k का मान 1 नहीं होता है, ठीक है। कांस्टेंट में भी बड़ा खेला है, कभी 1 होता है कभी नहीं होता है। बात को समझिए, ये पूरी की पूरी तरह एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका तो निकाला गया है, अलग अलग वेव के k का मान अलग अलग होगा, पर दुनिया में कोई आज तक ऐसा वेव नहीं बना है जिसके k का मान 1 होगा। ये बात एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। तो इफ I1 and I2 आर द इंटेंसिटीज ऑफ
टू वेव्स देन रिजल्टेंट इतना आ गया। अब देखिए इसको लिख दिए k से गुना कर दीजिए। अब यहां पे क्या किए, इसको रूट के इसको दिए, रूट के इसको दिए, तो रूट अंडर के a1 को क्या लिखेंगे, देखिए तो इसको इधर कर देंगे तो इसको दोनों साइड रूट कर दें, तब क्या होगा, रूट अंडर के a1 बराबर होगा रूट आई। तो इसके लिए लिखे रूट i1, इसके लिए रूट i2, ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर i1 i2 और i0 मतलब इस दोनों वेव का इंटेंसिटी सेम है तो i बराबर होगा i0 प्लस 2 रूट। ये सब चीज भी पूरा डिटेल में सिखाया गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी डिटेल ही है बहुत हद तक। अब यहां से देखिए 2i0 रूट i0 और रूट अंडर i0 गुना हो गया, i0 निकल जाएगा, 2i0 बाय 1 प्लस कॉस फाइ, और 1 प्लस कॉस फाइ इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर फाइ बाय 2। तो i बराबर आ गया 4i0 कॉस स्क्वायर फाइ बाय 2। आगे चल के इसी का हम ग्राफ देखेंगे। जब मैक्सिमम होना है तो फाइ का मान 0 होगा, तो ये होगा रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और जब मिनिमम होगा तो फाइ का मान 90 होगा, तो ये होगा रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज है। अब देखिए ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वेरिएशन, वही जो इक्वेशन लिखे थे ना अभी तुरंत एक इक्वेशन जो लिखे थे, क्या, I बराबर 4i0 कॉस स्क्वायर फाइ बाय 2, इसी का ये क्या है ग्राफ, तो सेंटर पे बहुत ही ब्राइट बनता है, उसके बाद धीरे धीरे पाई जब फेज डिफरेंस होता है तो डार्क, फिर 2 पाई पे ब्राइट, फिर 3 पाई पे, इसी तरह दिस इज ये देखिए यहां पे ब्राइट जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से चलता रहता है, ऐसा इस तरह से चलता रहता है। तो सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, इसी को कहते हैं फ्रिंज, इसी को क्या कहते हैं, फ्रिंज। अच्छा, अब फ्रिंज विड्थ का वहां पे आपको निकल जाना चाहिए था, निकाल के दिखा देना चाहिए था। फ्रिंज विड्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लिख देते हैं कि फ्रिंज विड्थ बराबर होता है लेमडा डी बाय डी। फ्रिंज विड्थ बराबर होता है लेमडा डी बाय डी। एन लेमडा डी बाय डी आया था ना, एन लेमडा डी बाय डी आया था, पीछे नहीं चलते हैं, आपको याद होगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा गया है, इस पे वो क्या था, इफ साइज ऑफ स्लिट्स आर नॉट सेम, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा हाई लेवल का बात है। आप देखिएगा आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन में देखिएगा ना, तो एक साथ डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस दोनों मिला के क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई बच्चा देखा होगा तो जब तक आपको एक्चुअल इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा और एक्चुअल डिफ्रेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कभी सही नहीं बनेगा। ये देखिए इफ साइज ऑफ स्लिट्स आर नॉट सेम, तो देखिए ये इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है, दोनों का साइज क्या है, अलग अलग है। तो अगर साइज अलग अलग होता है, यानी कि इसको विड्थ बोलते हैं, साइज विड्थ, तो W1 by W2 इक्वल टू I1, तो साइज जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतना ही खाली कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर साइज अलग अलग हुआ तो इंटेंसिटी अलग अलग होगा, इंटेंसिटी अलग अलग होगा तो एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगा, इंटेंसिटी अलग अलग होगा तो एम्पलीट्यूड भी अलग अलग होगा, A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर। तो इन दिस केस ब्राइट फ्रिंज विल बी ब्राइट बट डार्क फ्रिंज विल नॉट बी कंप्लीटली डार्क, यानी कि जुड़ने वाला तो पूरी तरह से जुड़ जाएगा पर घटने वाला नहीं घटेगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर बहुत हो गया, हमको जाना है, तो आप सच्ची में जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम आपको बोले थे कि देखिए बहुत मेहनत लगा होगा, ये आप मानते हैं, अभी 2-4 स्लाइड और बचे हुए हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी आपको समझाते जाते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल पाथ, यहां से लाइट रे चला, यहां से लाइट रे चला, यहां पहुंचा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हुआ ज्योमेट्रिकल पाथ। x1, x2 और t, तो ज्योमेट्रिकल पाथ हुआ x1 प्लस x2 प्लस t। ऑप्टिकल पाथ
ऑप्टिकल पाथ क्या हुआ देखिए ध्यान से, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहां से यहां जो गया, तो ऑप्टिकली ज्योमेट्रिकली तो ये टी डिस्टेंस चला, पर ऑप्टिकली ये कितना डिस्टेंस चला, म्यू टी डिस्टेंस चला। ऑप्टिकली कितना डिस्टेंस चला, म्यू टी। तो ऑप्टिकल पाथ हुआ x1 प्लस x2 प्लस म्यू टी, x1 प्लस x2 प्लस म्यू टी। क्लियर। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ माइनस ज्योमेट्रिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ लिखे, ज्योमेट्रिकल पाथ लिखे और ये निकाल दिए। अब इसका भी बहुत जगह उपयोग होगा, इसलिए हम ये वाला चीज पढ़ा। आ जाइए, अब देखिए स्लैब इन फ्रंट ऑफ स्लिट। अब देखिए स्लिट के बीच में यहां स्लैब डाल दिए, 2 ठो 3 ठो 5 ठो, यहां कहीं भी डाल सकते हैं। तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एकदम गौर से देखिए कि जो आपका इधर देखिए, यहां जो आपका पाथ डिफरेंस होता था उसमें ये वाला चीज एक्चुअली मिस हो जाता था, मतलब अब एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। 1 मिनट में खाली हम समझा देंगे। देखिए ये S1 और ये सोचिए P है, और ये S2 और इसको N मान दीजिए। तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या होता था, 1 मिनट इसको समझ लीजिए। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या होता था, क्लियरली दिख रहा है। चलिए, तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या होता था, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होता था ये चीज। तो S2P माइनस S1P इक्वल टू S2N, यही था मेरा क्या, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है, लेकिन ये आ जाने से अब ये जो है, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो निकालेंगे उसमें इसका भी चीज डालेंगे। तो ये जो वेव है ना, ये एक्स्ट्रा चल चुका है, टी म्यू माइनस 1। तो ऑप्टिकल, बस इतना ही हम सिखाएंगे आज। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जब इसका लिखेंगे तो कितना लिखेंगे पता है, कितना लिखेंगे पता है, वो देखिए लिखाते हैं आपको। S1P, रुक जाइए 1 सेकेंड, S2P माइनस, गौर से देखिएगा, ये डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे S1P प्लस म्यू टी माइनस S1P प्लस टी म्यू माइनस 1। यही है आपका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, यानी ये हो गया S2P माइनस S1P और माइनस टी म्यू माइनस 1। ये गौर से देखिए, ये था आपका पहले। अब पहले के पाथ डिफरेंस में किससे कितना चेंज हो गया, तो पहले क्या करते थे, जब ये नहीं डालते थे तो इसका मान लिखते थे n लैम्डा, जब ये डाल दिए तब इसका मान लिखेंगे कितना, n लैम्डा। तो इस ये जाके उसमें जुड़ जाएगा। तो S2P माइनस देखिए, तो जब ये नहीं डाले थे तब इतना इक्वल टू था n लैम्डा, और जब ये डाल दिए तो आप n लैम्डा में सिर्फ ये वाला चीज ऐड कर दीजिए, इतना ही। यानी कि जिधर डालिए उस साइड ये वाला ऐड कर दीजिए। अब इधर डालेंगे तो उधर ऐड करेंगे, तो नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये भी चीज का ये क्लास को काफी डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब देखिए खत्म होने वाला है। ये हुआ फ्रेजनेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं समझाने वाले हैं, बहुत सिंपल सा। 2 ठो प्रिज्म है, कितना प्रिज्म है, बायप्रिज्म, यानी कि 2 प्रिज्म। ये एक प्रिज्म एक प्रिज्म ये है और एक प्रिज्म ये है, 2 प्रिज्म है और एक ठो सोर्स है। ये क्या है, सोर्स। गया लाइट ऐसे करके, मुड़ा इस तरह से, देखिए लग रहा है लाइट आ रहा है, और यहां से ऐसे। तो
ये क्या लग रहा है, ये लाइट लग रहा है यहां से, यहां अगर एक टॉर्च रहता तो, और ये यहां से, ये दोनों जो है वो है वर्चुअल, दोनों जो है वो है वर्चुअल सोर्स। तो फ्रेजनल बाइप्रिज्म में क्या होता है, एक सोर्स से दो वर्चुअल सोर्स बनता है, एक सोर्स से दो वर्चुअल काल्पनिक सोर्स, और उसके लाइट के चलते यहां पर इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो इसका भी बीटा बराबर होता है लेमडा डी बाय डी, लेकिन इस डी के जगह पे आता है Z1 प्लस Z2, यही है क्या मेरा डी और डी, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। आप देख लीजिए, जस्ट आपको रिकॉल होने के लिए कि सब कुछ आपको पता चले कि क्या क्या पढ़े हैं। ये देखिए, बस 5 मिनट और, ये देखिए, ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। देखिए सब पिक्चोरियली आपको दिखाया गया है, जितना भी आदमी पेशेंस के साथ इसको देखेगा उसको क्लियर हो जाएगा कि वाह ये सब चीज था। ये देखिए, वेव आया, टकराया, टकराने के बाद उलट के गया, यानी कहता है कि कितना का भैया हुआ, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का क्या हुआ फेज डिफरेंस, यानी कि पाई रेडियन का, रेडियन में अगर बोला जाए तो पाई रेडियन का फेज डिफरेंस हुआ किससे, टकराने से। ठीक है, अगर ये फ्री एंड होता, देखिए ये फिक्स है तो उलट जाता है, फिक्स से उलट जाता है, और ये फ्री होता तब ये नहीं उलटता, यानी कि जैसा मीडियम से गया अगर वैसे ही मीडियम हो आगे, कोई दिक्कत ना हो, तब तो नहीं पलटेगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई वहां पे हार्ड यानी कि उससे ज्यादा टफ मीडियम पकड़ा गया तो फिर पलट देता है। क्लियर, आप गौर से देखिए, रस्सी वाला बताए थे, रस्सी ऐसे जाएगा यहां, अब इसको खींचने की कोशिश करेगा, खींच नहीं पाएगा, खुद पलट जाएगा। और यहां देखिए रिंग जैसा है, ये उठेगा फिर झुकेगा और फिर आ जाएगा। अब ये जो मेन चीज है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर देखिए ये समझिए रेयरर और ये डेंसर, तो रेयरर से अगर डेंसर में जा रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड है कौन, ये पूरी कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए। रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड जो है वो कितना डिग्री का चेंज होगा, 180 डिग्री का। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड होगा, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है नीट वगैरह में, बिहार बोर्ड सब में, डेंसर से रेयरर में जाएगा तब जो रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड वो सेम फेज में होगा। वो किस में होगा, सेम फेज में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका तो हम बोलेंगे, आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब है लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं करना है। फ्रेजनल में 2 वर्चुअल सोर्स था, लॉयड में एक रियल सोर्स है, एक वर्चुअल सोर्स है। यहां से लाइट गया, ऐसे गया, यहां से गया, ऐसे गया। अब अगर इसको पीछे कीजिएगा, अगर इसको पीछे कीजिएगा, ये देखिए तो कैसा लग रहा है कि ये एक लाइट ऐसे गया और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो यहां से निकलता हुआ लाइट लग रहा है, बात समझ गए। और इधर से जो आ रहा है तो जो दोनों सेम पहुंच रहा है तो मैक्सिमम, और अपोजिट पहुंच रहा है मिनिमम। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक जगह पे रिफ्लेक्ट जो होता है, तो लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में रिफ्लेक्शन के कारण 180 डिग्री का पाथ डिफरेंस होता है, यानी कि लॉयड में क्या हुआ था, ठीक है, देखिए 1 मिनट बता देते हैं। यंग में जहां ब्राइट हुआ था, लॉयड में वहां क्या होगा, डार्क होगा। ये बात समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि यंग में रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। सब चीज का रीजन है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल देना फलाना वैज्ञानिक ने बोला है, नहीं, ठीक है। तो
जहां रिफ्लेक्शन हो गया तो वहां कितना का अंतर हो गया, π/2 का। ठीक है, बात समझ में आई? π/2 का नहीं, पाई का। रिफ्लेक्शन में कितना का अंतर हो गया, पाई का। तो जहां ब्राइट बन रहा था यंग में, वहां लॉयड में क्या बनेगा, डार्क। क्लियर? तो यंग के ब्राइट के लिए था y ब्राइट इक्वल टू n लेमडा d/d, और ये यंग के लिए था। और लॉयड के लिए क्या होगा, लॉयड के लिए होगा 2n + 1 λ/2 d/d। ये एकदम याद रख लीजिएगा, जो यंग के लिए ब्राइट वो लॉयड के लिए डार्क। बोलिएगा खत्म होगा सर आपका? हो गया खत्म। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, 5-7 मिनट बस। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म 4 दिन लगा है हमको, रोज 1.5-2 घंटा 1.5-2 घंटा किए हैं तब। क्योंकि आपको जो ये फोटो दिख रहा है ये कोई हमको दे थोड़े दिया है कि वाला चिपका देना, हमको अपने से सब व्यवस्था करना पड़ा सब चीज के लिए। और इतना भी आसान नहीं है, आप इतने ही बनाने की कोशिश कीजिए, आपका हालत खराब हो जाए। ठीक है, पर हम जानते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जरा भी नहीं सोच रहे होंगे कि कितना मेहनत किया। आप ये सोच रहे होंगे सर हमको भूख लग गया है। एकदम हम समझ रहे हैं, ये है यही सफल और असफल के बीच डिफरेंस। सिंपल सिंपल। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, देखिए रे आता है, टकराता है, रिफ्लेक्ट भी होता है, वापस जाता है। यहां 2 अलग अलग केस दिखाए हैं। देखिए रेयर से डेंसर में गया और नीचे और डेंसर है, इसमें रेयर से डेंसर में गया, नीचे फिर से रेयर है। दोनों ही केस अलग अलग है। इसमें यहां भी यहां भी 180 डिग्री का चेंज होगा, यहां भी 180 डिग्री का चेंज होगा। इसमें सिर्फ यहां 180 डिग्री का चेंज होगा और यहां चेंज नहीं होगा। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। देखिए डेंसर से और डेंसर में जा रहे थे तब जो रिफ्लेक्टेड है 180 का चेंज होगा, लेकिन यहां डेंसर से रेयर में होगा, नहीं चेंज होगा। तो फिर ये दोनों का भी अलग अलग हो जाएगा, फिर ये दोनों का भी क्या होगा, अलग अलग। तो अब जो जाता है रे बाहर, वो एक दूसरे से इंटरफेयर करता है, और इंटरफेयर करने के कारण अब उसमें अगर 7 कलर है तो कोई कलर इंटरफेयर करेगा कंस्ट्रक्टिवली, कोई कलर इंटरफेयर करेगा डिस्ट्रक्टिवली, कोई संपोषी कोई विनाशी। तो जो संपोषी करेगा वो हमको दिखाई देगा, जो विनाशी करेगा वो हमको दिखाई नहीं देगा। न्यूटन्स रिंग इसी चीज का एक, देखिए ये एक साइज का है तो इसका जो कलर बनेगा एक जैसा बनेगा। ये देखिए न्यूटन्स रिंग में क्या है कि एक, ये देखिए ये एक लेंस है, उसके नीचे एक मिरर है, तो ये जो जगह है ये जगह बना है थिन फिल्म, यही जगह है थिन फिल्म, लेकिन इसका मोटाई अलग अलग है। इसीलिए इसका जो रिंग का जो है जो फ्रिंज विड्थ वो घटते जाता है, वो क्या हो जाता है, घटते जाता है। देखिए यहां सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ रहेगा, जैसे जैसे थिन फिल्म की मोटाई बढ़ती जाएगी फ्रिंज विड्थ घटता जाएगा। दिस इज द न्यूटन्स रिंग, पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है डॉपलर्स इफेक्ट, आखिरी कहानी खत्म। डॉपलर्स इफेक्ट के द्वारा क्या था, डॉपलर्स इफेक्ट के द्वारा था कि यदि सोर्स ऑफ लाइट या ऑब्जर्वर दोनों में कोई मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नजर आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नजर आता है, ये भी पढ़ाए हुए हैं। तो डेल्टा म्यू बाय म्यू इक्वल टू v रेडियल बाय c, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। डेल्टा न्यू है फ्रीक्वेंसी में चेंज, ये है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और ये है स्पीड ऑफ लाइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा लेमडा बाय लेमडा इक्वल टू माइनस v रेडियल बाय c। ये आप देखिएगा एनसीईआरटी में इसी पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है और एडिशनल में भी है। ठीक है, डेल्टा न्यू बाय न्यू को डेल्टा लेमडा बाय लेमडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है न्यू इक्वल टू
सी बाय लेमडा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लेमडा, यानी कि न्यू लेमडा इक्वल टू क्या होता है, सी। इस दोनों को अगर डिफरेंशिएट करके देखिएगा तो क्या होगा पता है, न्यू इंटू डी लेमडा बाय न्यू इंटू डी लेमडा प्लस, गौर से देखते जाइए, प्लस डिफरेंशिएट कर रहे हैं गुना में, गौर से देखते जाइए थोड़ा सा मैथ वाला, क्योंकि ये बात बहुत बच्चा समझ नहीं पाता है। न्यू इंटू डी लेमडा प्लस लेमडा इंटू डी न्यू इक्वल टू 0। अब इसको इधर कर दीजिए, तो न्यू डी लेमडा बराबर लेमडा डी न्यू, ठीक है। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि डी लेमडा बाय लेमडा, ई माइनस हट जाएगा, ई माइनस हट जाएगा, ठीक है। डी लेमडा बाय लेमडा बराबर डी न्यू बाय न्यू माइनस, ठीक है। तो इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, खाली ये वाला माइनस क्या होगा, हट जाएगा। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, पढ़ाई नहीं होगा, बहुत कम लोग। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। सडनली बहुत अंधेरा जैसा लगने लगा होगा, नहीं, ठीक, चलिए कोई बात नहीं है, अब उजाला जैसा लग रहा होगा, तो थोड़ा सा वो सब फोकस फाकस चेंज होते रहता है। तो दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। अब ये ऊपर वाले की मर्जी है कि वो आपको सद्बुद्धि देते हैं या नहीं देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का क्लास थोड़ा भी अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि नहीं बिहार में भी इस तरह की क्लासेस पॉसिबल है, इसको इस तरह से समझाया जा सकता है जिससे कि बच्चे का समय बचे, बच्चे का थोड़ा विजुअलाइजेशन क्लियर हो, तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बाय बाय बाय।